नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आपको दिख रहे हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है इस नए साल में, पहली बार प्रारंभ पर आपका। आप सबको 2025 की शुभकामनाएं। भगवान करे ये साल आपके लिए प्रोडक्टिव रहे, देश के लिए, सनातन के लिए और हम सब के लिए। बिल्कुल। 2025 की एक नई खबर आपके लिए मैं जम्मू कश्मीर से लेके आया हूं। आप जम्मू कश्मीर आपकी कार्यस्थली रही है। हालांकि आपने प्रारंभ के हमारे दर्शकों के सामने ही कहा था कि अब आप नॉर्थ ईस्ट को अपना समय दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कश्मीर बार बार ले जाने का प्रयास करूंगा और मौका है तब कर रहा हूं। सोनमर्ग टनल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। मंच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। रवायत है, प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो उस स्टेट का मुख्यमंत्री मंच पर प्रोटोकॉल है रहता है। लेकिन इसी देश ने ममता बनर्जी नाम की मुख्यमंत्री भी देखा है वेस्ट बंगाल में, जो ऐसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी करती है, बड़ी धक्का की और बड़ी बेशर्मी के साथ करती है। खैर, मामला यहां प्रोटोकॉल का नहीं है सर। सवाल यह है कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के रूप में सहयोगी बनकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस को कुछ सीटें भी हासिल हुई। हालांकि जब सरकार बनी तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस यानी राहुल गांधी की पार्टी को दरवाजे के बाहर ही रखा। राहुल गांधी उछलते रह गए, मलाल करते रह गए। लेकिन जब मंच था जम्मू कश्मीर के विकास का, भव्य टनल के उद्घाटन का, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने मोदी के प्रति जो प्रेम दिखाया वो औपचारिकता से कहीं आगे था। तो सबसे पहले अनौपचारिक वजह क्या है इस अनौपचारिक प्रेम का मोदी के प्रति, यह सवाल रहेगा। और मामला यहीं तक नहीं रुका। महबूबा मुफ्ती ने तंज करना शुरू किया, विपक्षियों ने पुराने ट्वीट याद दिलाने शुरू किए, तो पिता फारूक अब्दुल्ला सामने आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हम सेंटर से कोई अदावत करके नहीं चलेंगे। यह भी सच है कि पंडित नेहरू कभी भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर नहीं गए, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री नेहरू रहे तब तक जम्मू कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री होता था, तो भारत के प्रधानमंत्री की कोई जगह नहीं थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं, और तब जाते हैं जब वहां 370 नहीं है। एक देश है, एक विधान है, एक संविधान है और एक ही निशान भी है। क्या कहेंगे मोदी जी के प्रति अब्दुल्ला परिवार और जम्मू कश्मीर की सरकार का ये प्रेम, ये सिर्फ काम का ही प्रेम है या कुछ और भी है? देखिए, जब 370 एब्रोगेट हुई थी, जब 370 और 35 से हटाई गई थी, तो हमारे बहुत सारे सनातनी मित्र जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जिन्होंने अपना चैनल शुरू करे और ज्ञान शुरू करा, उन्होंने मोदी को बहुत गालियां दी थी। और गालियां इसलिए दी थी क्योंकि उनका कहना था कि कश्मीर के जो सो कॉल्ड ओनर हैं, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित भी बोलते हैं, उनसे पूछ के बिना करा कश्मीरी पंडितों ने भी इसका बहुत बहिष्कार करा था। मैंने तब भी लिखा था कि कश्मीर को अभी 10 साल दो, उसके बाद हम बात करेंगे। आज 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल के बाद 370 हटने के 5 साल, और मैंने 2019 से पहले शायद 2014-15 में भी बोला था कि कश्मीर में 370 और 35 से हटेगी 2019 के चुनाव के बाद। ये रिकॉर्डेड है, ये आप लोग वर्जन है, चेक कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। कश्मीर एक ऐसा हिस्सा है भारत का जहां पर 70 साल से नियमित रूप से पड़ोसियों के द्वारा और भारत की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए, और देखिए, पाकिस्तान को कश्मीर
एज सच नहीं चाहिए। पाकिस्तान को कश्मीर को हॉट पोटैटो करके रखना है ताकि वो अपनी दुकान चला सके। जिस दिन कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होता है, पाकिस्तान आर्मी का वजूद खत्म हो जाएगा। और 370 हटने के बाद जब सारे लोग बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, वहां मुसलमान हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बात, तब भी मैंने कहा था कि वक्त दीजिए, कश्मीर बदलेगा। अब सवाल आता है ओमर अब्दुल्ला का। जब चुनाव खत्म हुए थे, चुनाव का नतीजे आए थे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि हम ये चीज पहले से समझ रहे थे, लिखी नहीं थी वो अलग बात है। क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिखता हूं, क्योंकि दुनिया मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद मैंने लिखा था, रिजल्ट के बाद, मोदी वन कश्मीर, बीजेपी वन जम्मू, आरएसएस लॉस बोथ। कश्मीर 96% मुस्लिम बहुल्य इलाका है, उनको साथ लेके चलना हमें जरूरत है, क्योंकि मेरे लिए कश्मीर शिव और शक्ति की भूमि है। अब सवाल ये आता है, उमर अब्दुल्ला ही क्यों? जब मैंने कहा मोदी वन कश्मीर, तो आज आप चाहे वीडियो क्लिप देखिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी देखिए, चाहे उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट्स देखिए, स्टेज से जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी के जो स्टेटमेंट है। एक छोटा सा संदर्भ आपको मैं बताना चाहता हूं भारतीय सनातन शास्त्रों से। अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में क्या था? एक विष था और एक अमृत निकला था। अमृत देवताओं ने पिया था, विष असुरों के लिए था, और महादेव ने ग्रहण करा था, नीलकंठ कहलाते हैं। लेकिन जब देवताओं को अमृत बट रहा था, तो एक दो असुर आके वहां बैठ गए देवताओं के भेष में, और उन्होंने भी अमृत चख लिया था, जिसको हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। तो राजनीति में परमानेंट दुश्मन कुछ नहीं होते, राहु केतु। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स से बात करेंगे, जो सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो बड़े राहु केतु के बारे में बहुत उल्टपटांग बोलते हैं, पर राहु केतु का अपना ही व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। यही कश्मीर का हाल है कि जहां पर देवताओं ने अपनी सत्ता नहीं बनाई और असुरों को आगे करा। उमर अब्दुल्ला का इतिहास क्या है? उमर अब्दुल्ला का इतिहास ये है कि उनके दादाजी ने कश्मीर को बांटा, अलग रियासत बनाने की कोशिश करी। सारी प्रॉब्लम के जननी उनके दादाजी और उनके पिताजी रहे। दादाजी और नेहरू रहे। उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में रखना, क्योंकि एक कंफर्ट फैक्टर में बैठ गए थे जाके, वो काम करा उमर अब्दुल्ला के पिताजी ने, जो 1990 के कश्मीरी हिंदू के जेनोसाइड के सपोर्टर रहे। क्योंकि अगर आप जेनोसाइड रोक नहीं रहे हो, आप कश्मीर छोड़ के लंदन भाग जाते हो, तो आप सपोर्टर हो, आप उससे हाथ नहीं धो सकते। अब समय आ गया है कि उनकी तीसरी पीढ़ी के द्वारा कश्मीर को सुधारा जाए। कश्मीर को कौन सुधारेगा? आप सुधारेंगे, मैं सुधारूंगा, या मोदी सुधारेंगे? मोदी की क्रेडिबिलिटी, काम करने के हाथ उमर अब्दुल्ला के, और रियासत कश्मीर की, ये सुधार होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी प्रेडिक्शन को आप कलम बंद कर लीजिए। जब हम पीओजे लेके आएंगे, तो सबसे आगे भारत का झंडा लेके उमर अब्दुल्ला चलेंगे। अब लोगों ने कहा क्या बदला कश्मीर में? भाई टूरिस्ट बहुत आ रहा है, ये बहुत आ रहा है, दुनिया भर की चीजें, रोड बन गई हैं, पोलो मार्केट अच्छा हो गया है, और बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी हो रहा है। मैं उन सब में नहीं जाता। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, बहुत बेसिक चीज। उमर अब्दुल्ला ने जब शपथ ली, तो शपथ किस पे ली थी? भारत के संविधान पे।
जो इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर के संविधान पे होती थी। दूसरा टर्निंग पॉइंट था जब ओमर अब्दुल्ला की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए की फोटो रिलीज हुई। टेबल पे क्या रखा था? भारत का झंडा, कश्मीर का झंडा नहीं था। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर को भारत के साथ इंटीग्रेट कर दिया। लोग टूरिस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। हमारी आर्म फोर्सेस का बहुत बहुत नमन, जिनकी कड़ी मेहनत और 24 घंटे के विजिलेंस की वजह से हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी कश्मीर में आज कश्मीर मेरे ख्याल से बहुत सारे राज्यों से बेहतर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि यहाँ पर भाजपा का क्या फायदा हुआ, भाजपा लड़ रही थी। तो मेरे मित्रों, भाजपा का वोट शेयर जाके देख लेना। जिस कश्मीर में टोटल वोट 15% 16% पड़ते थे, वो इस चुनाव में 55-56% पड़े। और भाजपा का वोट शेयर जो कि 0.0123% होता था, वो अब जाके मेरे ख्याल से 36% है। तो बदलाव में समय लगता है और यही कारण है ओमर अब्दुल्ला जानते हैं कि अगर उनको अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत बचानी है, अपने जम्मू कश्मीर में को अपने साथ रखना है, तो सबसे पहले मोदी के चरणों में आशीर्वाद लेना पड़ेगा। गौरव जी, आपने अपनी बातचीत में जो एक बात कही, मैं उसी लाइन को, आपकी ही लाइन को आपके सामने रख रहा हूं, और ये प्रश्न नहीं है, ये बिंदु है। आपने एक चीज कहा, आपने बख्शा नहीं, अब्दुल्ला खानदान को बख्शा नहीं। नेहरू के साथ मिलकर कैसे बुजुर्गवार ने कश्मीर का सत्यानाश किया। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला नरसंहार के हितैषी रहे, लंदन भाग गए, सीएम थे। आपने कहा कि जिस खानदान ने कांग्रेस के पंडित नेहरू के साथ मिलकर कश्मीर को बर्बाद किया, उसकी दुर्दशा के जिम्मेदार रहे, उसी की तीसरी पीढ़ी उस कश्मीर को संवारेगी। सवाल ये उठता है कि क्या कहीं से फारूक अब्दुल्ला, जो एनडीए के कभी पार्ट हुआ करते थे स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय, इस तरह का कोई पॉलिटिकल घर वापसी भी देखी जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो किसी के साथ भी काम करने के धनी व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ है? देखिए, जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला कट्टर पाकिस्तानी सपोर्टर रहे थे। शेख अब्दुल्ला भारत से कश्मीर को तोड़ना चाहते थे, कश्मीर को एक नई राज्य के रूप में पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते थे, कट्टर थे। फारूक अब्दुल्ला बहरूपिया थे। वो मेन लैंड में तो आके बात करते थे सनातन की, राम भजन गाएंगे, दुर्गा भजन गाएंगे दुनिया भर के, और वहां जाके बोलेंगे कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, 370 हटा दो। ये फारूक अब्दुल्ला के शर्त थी कि जिस दिन 370 हटी, मैं डल लेक में डुबकी मार के आत्महत्या कर लूंगा। मेरे ख्याल से अभी तक जिंदा है, शायद डुबकी मारने की नौबत तो नहीं आई है। वैसे भी आज कश्मीर की झील बर्फ से ढकी हुई है, बहुत ठंड लगेगी अगर वो डुबकी मारेंगे। जो उनके पुत्र श्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो वेस्टर्न एजुकेटेड मुसलमान हैं, लेकिन मॉडरेट मुसलमान हैं। उमर अब्दुल्ला मैच्योरिटी में अगर देखा जाए तो उस उम्र के जो नेता हैं भारत में, उसमें मैच्योरिटी में उमर अब्दुल्ला को मैं कहीं आगे रखता हूं, और राहुल गांधी से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि अगर फैमिली लेगेसी उनकी सुरक्षित रहे कश्मीर में, तो उनको केंद्र के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, और केंद्र के साथ मिलके अब उनके पास चॉइस नहीं है। 370 हटाने के बाद जब हमने यूटी बनाया कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को,
तो उनकी विवशता है कि उनको केंद्र के साथ एलजी के माध्यम से काम करना पड़ेगा। तो ये वही है कि कुत्ते की पूंछ को सीधी नली में जबरदस्ती घुसा के रखा जाता है ताकि सीधी हो। लोग कहेंगे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुई है। मैं आपको यहाँ लिख के देना चाह रहा हूँ, राजनीति में ये पूंछ सीधी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सीधे हुए। जब टनल का उद्घाटन हुआ और नरेंद्र मोदी गए तो एक चीज जो और लोगों ने नोटिस नहीं करी, शायद पुराना समय नहीं देखा था उन्होंने, पहली बार भारत का प्रधानमंत्री ओपन जीप में ट्रैवल कर रहा था कश्मीर में। इसके क्या माने? इसके माने ऑप्टिक्स हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जो कभी कश्मीर का जानी दुश्मन होता था, वो आज इतना सुरक्षित है कि वो ओपन जीप में ट्रैवल कर सकता है। लोग कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एसपीजी प्रोटोकॉल को कभी नहीं तोड़ते हैं। यानी जब तक एसपीजी ने क्लियरेंस नहीं दी होगी तब तक वो ओपन जीप में नहीं जाएंगे। और एसपीजी की क्लियरेंस, आर्मी की क्लियरेंस और आर्म फोर्सेस की क्लियरेंस, लोकल पुलिस की, इंटेलिजेंस की, सबकी क्लियरेंस के बाद एसपीजी ने क्लियरेंस दी होगी। तो ये देखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से ऐतिहासिक बात है। ओमर अब्दुल्ला की विवशता अब ये है कि वो पुराने एजेंडे पे नहीं जा सकते, और उसका कारण ये है कि कश्मीर के लोगों ने जिंदगी में पहली बार प्रॉस्पेरिटी टेस्ट करी है। आज तक कश्मीर में नेता नोट बांटते थे जिससे लोग जीते थे, लेकिन अब कश्मीर का युवा और कश्मीर का व्यापारी अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे इनकम कर रहा है, अच्छी इनकम कर रहा है, बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। और जो होटल एसोसिएशंस हैं या जो और टूरिस्ट एसोसिएशंस हैं, आप लोग को शायद उतना एक्सेस नहीं है, मुझे एक्सेस था और है। उन लोगों ने बड़ा साफ बोला हुआ है पॉलिटिशियंस को और ओवर द ग्राउंड वर्कर्स को कि कश्मीर में कोई हरकत नहीं करना। जिंदगी में पहली बार प्रॉस्पेरिटी कश्मीर में आई है। तो आप एक बात बताइए, जब शेर के मुंह में खून लग जाएगा तो क्या वो भिंडी और पुड़ी खाएगा? ये प्रॉस्पेरिटी खून लगी। तो पूरी स्ट्रैटेजी देखिए, कोई रैंडम चीजें नहीं हैं जो हुई हैं, बहुत सोच समझ के विचार करा गया। आपने पहले 370 हटाई, फिर आपने इंटेलिजेंस और अपनी आर्म फोर्सेस से उसको सिक्योर करा, एक भी लाश नहीं गिरी। 370 हटाने से पहले सारे अरब नेशंस और इस्लामिक नेशंस को अपनी तरफ करा। उसके बाद आपने सारी सिक्योरिटी करी, फिर आपने टूरिस्ट के लिए खोला, फिर भर भर के टूरिस्ट वहां गया, फुटफॉल बढ़ा, लोगों की इनकम बढ़ी, और लोगों की जब इनकम बढ़ी तो वो पॉलिटिशियंस पे खड़े हो गए कि अब तुम्हारी दुकानें ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। जो भड़काने की राजनीति है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसमें डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा है अपनी तरफ से। तो ये बहुत सारे फैक्टर मिला के आज हम उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ओमर अब्दुल्ला, जिनके दादाजी ने कश्मीर डिवाइड करा, जिनके पिताजी ने नरसंहार में साथ दिया, वो ओमर अब्दुल्ला आज नरेंद्र मोदी के गुणगान गा रहे हैं और सपोर्ट के गाने गा रहे हैं। और केवल ओमर अब्दुल्ला नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने कश्मीर लेंथ और ब्रेड ट्रेवल करा है। आम आदमी मोदी को प्यार करता है, आम आदमी मोदी को चाहता है, आम आदमी मोदी की पूजा करता है और रिस्पेक्टफुली देखता है। इसीलिए मैंने कहा था कश्मीर मोदी ने जीता है, जम्मू भाजपा ने जीता है, संघ दोनों हार गया।
गौरव जी, आपने ये जो बात कही है, मोदी जीते, कश्मीर जीते, संघ हारा, ये आपने प्रारब्ध के साथ बातचीत करते हुए इस बात को बड़े विस्तार से भी कहा है और दर्शकों के सामने ये बात गई है। महत्वपूर्ण बात ये है, आपने जो कहा कि कश्मीरी नरेंद्र मोदी से खुद को कनेक्ट करते हैं और ये एक आपकी कही बात वाकई वहां पर निकल के आई। जो जनसभा हुई, जहां पर उद्घाटन वाला जो मंच था, वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, महबूबा मुफ्ती उसी को लेकर भड़की हुई हैं। कांग्रेस कराह रही है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की जो सरकार है, अगर वो कोऑपरेट न करे तो फिर यहां तो ये भी होता है ना कि रैलियों में जाने से रोका जाता है। और ये इतिहास रहा है इस देश का, कहां कहां का रहा है ये आप बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है। सवाल ये उठता है, एक बात बिल्कुल सही है, जब बड़ी बीमारी हो तो सर सर्जरी भी होती है, दवाएं भी दी जाती हैं, फिजियोथेरेपी भी होती है। यहां तक कि लोग कहते हैं कि जरा आबो हवा बदलने के लिए इधर उधर चले जाओ। ये बात बिल्कुल सही है। ये सच है कि जब चुनाव हुए उसी जम्मू कश्मीर में, सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार चुनाव हुए, तो घाटी का जनादेश कुछ और था और यहीं जम्मू रीजन का जनादेश कुछ और था। लेकिन आज कम से कम जम्मू कश्मीर ये तो नहीं कह सकता कि साहब हमारे ऊपर दिल्ली लदी हुई है, आज तुम्हारी सरकार है और काम मोदी का हो रहा है। यानी मैं भारत जो चाह रहा है वो काम होगा, करोगे तुम। ये फर्क है। मैं वही कह रहा हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो परमपिता महादेव को ये ज्ञान नहीं था कि राहु केतु देवताओं के बीच में बैठे हैं? होगा ना। क्यों नहीं रोका? क्योंकि कई बार काम जो है वो आप नहीं करते बल्कि कंधा किसी और का होता है, बंदूक आपकी होती है और उंगली आपका टिगर दबाती है। उमर अब्दुल्ला को वहां रखना जरूरी था, जीतना जरूरी था, महबूबा मुफ्ती नहीं। महबूबा मुफ्ती तो पूरे देखिए, उमर अब्दुल्ला के पिताजी बहरूपिया थे और है, और वो 1990 के जेनोसाइड में पूर्ण रूप से हिस्सेदारी है। उमर अब्दुल्ला की स्लेट बिल्कुल क्लीन है, महबूबा मुफ्ती की स्लेट क्लीन नहीं है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बहन का कंधार हाईजैक में जो रिलीज हुए थे टेररिस्ट, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। उनकी बहन रूबी का सईद तो किडनैप का ड्रामा करा गया था, जो कि बाद में जिनके बदौलत आतंकवादियों को छोड़ा गया था उनकी बहन के किडनैप में। जबकि बाद में अब साफ हो रहा है कि वो किडनैप भी स्टेज करा हुआ था, वो किडनैप नहीं था। और मुफ्ती मोहम्मद सईद के इतिहास आपको सबको मैंने बता ही चुका हूं। ये किसी भी नुक्कड़ के मुफ्ती नहीं थे। मुफ्ती एक स्कॉलर होता है, ये कहीं के मुफ्ती नहीं थे। ये एक मस्जिद में झाड़ू पोछे का काम करते थे जब यंग लड़के थे। और उस मस्जिद के जब मुफ्ती जी की डेथ हो गई तो उस मस्जिद के सामने कश्मीरी पंडित का घर था। तो उस कश्मीरी पंडित ने इस लड़के को मस्जिद का देख रेख के लिए रख दिया और इसको मुफ्ती का टाइटल दे दिया। वहां से मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती और उनकी अब जो बेटी हैं उनका जन्म हुआ। इसमें मुफ्ती का कोई लेना देना नहीं है। ये ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला को चुना गया, महबूबा मुफ्ती को नहीं चुना गया। महबूबा मुफ्ती का इस्तेमाल करा गया 2017 में जब सरकार बनाई, ताकि सारी इंटेलिजेंस आपके साथ रहे। बीजेपी के डिप्टी सीएम जो वहां थे, वो उनको एक्सेस था सारी इंफॉर्मेशन का, स्टेट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, सारा मिलिट्री इंटेलिजेंस का, जिसकी बेसिस पे
2019 के एब्रोगेशन की प्लानिंग करी गई थी। बिना इंफॉर्मेशन के आप एब्रोगेट थोड़ी ना कर सकते हो। जब तक आपको ओवर द ग्राउंड और अंडर द ग्राउंड ना पता हो, तब तक आप एब्रोगेट थोड़ी ना कर दोगे। कैलकुलेशन के साथ करते हो। ये थोड़ी ना सुबह उठे कि आज जी 370 हटाते हैं, आज हटा देंगे। 5 साल की मेहनत थी भाई। तो देखिए, उमर अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा, पहली चीज तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इस पार्टी का हूं, उस पार्टी का हूं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं मित्रों। मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, और न ही कोई पार्टी मेरी दुश्मन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे इवन कांग्रेस हो। अगर राष्ट्र के लिए काम करते हो, अगर सनातन के लिए काम करते हो, तो मेरा पूर्ण सहयोग मिलेगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो, या अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन अगर आप देश के खिलाफ काम करते हो, तो मैं वैसे तो बहुत छोटा इंसान हूं, मेरी कोई हैसियत और अहमियत और औकात तो है नहीं, लेकिन जितना अपना होगा उतना नुकसान पहुंचाऊंगा। बड़ी बात। गौरव जी, आपने कहा कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं। आपके लिए आप भी वैसी है, आपके लिए कांग्रेस भी वैसी है, भारत की कोई भी पार्टी है, बट उसके लिए राष्ट्र प्रथम का भाव होना चाहिए, उसके लिए सनातन के प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक दुर्भाग्य है कि कम से कम कांग्रेस से ये उम्मीद की नहीं जा सकती, आम आदमी पार्टी से उम्मीद की नहीं जा सकती। और आपने जब राजनीतिक पार्टियों का नाम ले लिया है, तो मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछते हुए बड़ा बचता हूं, राजनीतिक पॉइंट्स भी आपके सामने रखते हुए मैं बहुत बचता हूं। आप देखें, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कब गए, और आज तीसरे दिन हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम अन्यथा लहर लूटने वाले मंच नहीं है। हम वास्तविक और एक विराट संकल्पना जो होती है किसी भी विषय पे, उसको लेके आपके सामने आते हैं। लेकिन आपने राजनीतिक पार्टियों का अगर जिक्र कर दिया है, राहुल गांधी और उनका एनडीए अलायंस, अगर देखा जाए टेक्निकली, पॉलिटिकली, तो जम्मू कश्मीर में वो गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि दिल्ली आते आते ये मामला बदल जा रहा है अरविंद केजरीवाल के तौर पर। और राहुल गांधी, जिनके आपने केरोसिन ऑयल वाले मामले को इतना अच्छे से दर्शकों के सामने रखा है कि आज भी वो रेफरेंस पॉइंट है, जो आपने कहा था प्रारब्ध के इसी मंच पर, राहुल गांधी के हाथ में केरोसिन है, और केरोसिन को आपने किस तरीके से परिभाषित किया था, राहुल गांधी उससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब केरोसिन से उनका काम नहीं चला और तीसरी बार नरेंद्र मोदी उनकी छाती पर चढ़ के बैठ गए, तो साहब, कल अभी राहुल गांधी ने क्या बोला है? हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, हम आरएसएस से लड़ रहे हैं। ठीक है, आप लड़ो, आप विपक्षी पार्टी हो, आपका लड़ना काम है, आप भाजपा से लड़ो, मोदी से लड़ो। लेकिन तीसरा, उन्होंने कहा हम भारत से लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साथ छोड़ दिया, महाराष्ट्र से जिस तरह से आवाज उठी, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी पर सवाल उठाया, और अब उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल दूध के मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया है राहुल गांधी को। क्या इस देश के बाकी विपक्षी राजनीतिक दल राहुल गांधी के खतरनाक एजेंडे में उनका साथ अब नहीं देने वाले, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि नॉन पॉलिटिकल, अगर मैं अनबाइस होके, न्यूट्रल होके बात करूं, राहुल गांधी को छोड़ना, राजनीतिक दलों द्वारा राहुल गांधी को छोड़ना भाजपा के लिए एक नुकसान की स्ट्रेटेजी है। क्योंकि भाजपा के लिए बहुत आसान है लड़ना राहुल गांधी से, एज कंपेयर टू दसियों और स्टेट रीजनल पार्टी से। अगर इंडी गठबंधन का स्वागत हमने क्यों करा था? इंडी गठबंधन का स्वागत हमने इसलिए करा था क्योंकि सारे अली बाबा 40 चोर अली बाबा के पीछे आ गए, तो हमें केवल अली बाबा को हिट करना था। अब चक्कर ये, इन्होंने अली बाबा को हटा दिया, अब ये 40 चोर बिखर गए हैं। अब 40 चोर 40 प्रधानमंत्री हैं, 40 चोर 40 चीफ मिनिस्टर हैं, 40 चोर 40 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं। उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1 बाय 1 उनसे लड़ा जाएगा। राजनीतिक रूप से लड़ने की बात कर रहा हूं, यहाँ फिजिकल लड़ने की बात नहीं कर रहा। रहा सवाल राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ओवर एक्सपोज्ड हो चुके हैं
और अब वो केवल एक हंसी का पात्र बन के भारत में रह गए हैं। आप छोटे से बच्चे से भी पूछ लीजिए तो वो भी आपको बता देगा उसके विचार क्या हैं। राहुल गांधी की जगह जो बिना आवाज करे धीरे धीरे कोई ग्रैब कर रहा है वो है प्रियंका गांधी। ये बात मैं आज की नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं 2017 से कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी एक वो खतरनाक चीज है जिसमें अपनी माँ का श्रूड ब्रेन और अपनी दादी का श्रूड ब्रेन घुसा पड़ा है और ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए नहीं है कि ये नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है फिजिकली या कुछ और, खतरनाक इसलिए है क्योंकि भारत की 90% जनता मूर्ख है। चलिए 90 ज्यादा हो गया, एग्जेजरेशन हो गया, मैं बोलूंगा 50% जनता मूर्ख है। आज भी अगर 14-20 करोड़ 15-20 करोड़ वोट कांग्रेस को पड़ते हैं ये जानते हुए कि आजादी से लेके आज तक कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही काम करा है और तब भी वोट अगर उसको देते हैं, मतलब आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ भारत में हो रहा है और आपके जनेऊधारी ब्राह्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उनको तो सबसे पहले अमृत स्नान करना चाहिए था। अमावस्या आ रही है, जनेऊधारू कौन सा गोत्र है यार, दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी ब्राह्मण, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन विद भगवान महादेव, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन कुंभ महादेव। नगरी, गौरव जी, कुंभ नगरी सेक्टर 14 में दत्तात्रेय कैंप लगा हुआ है। मुझे लगता है कि उन्हें वहां नजर आना चाहिए। तो वही है, तो ये जो हिंदू हिंदू घूमते थे और वो उनकी बहन, जो अब बहन ही बोलूंगा पब्लिक में, तो उनकी बहन जो साधना करती थी, मंदिर के आगे बैठ के ध्यान करती थी, उन्होंने भी डुबकी नहीं लगाई। अमावस्या का स्नान आ रहा है, बहुत बड़ा स्नान है, उम्मीद है 5-6 करोड़ लोग स्नान करेंगे। देखते हैं ये दत्तात्रेय ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, और वो करते हैं नहीं करते हैं। तो देखिए इन सब के बाद भी ये बात साबित होती है कि इन दोनों में किसी भी रूप में सनातन का एक बीज भी नहीं है। ना माता सनातनी, ना पिता सनातनी, ना पति सनातनी, ना बीवी सनातनी, लेकिन दत्तात्रेय ब्राह्मण जनेऊधारी बने हुए हैं। ये कैसे संभव है? तो देखिए बहुत राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, किसी भी जी, राजनीतिक पार्टी को गाली देना उचित नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उस राजनीतिक पार्टी का वर्चस्व आम जनता बनाती है और आम जनता अगर इतनी इग्नोरेंट है, देन व्हिच आई ऑलवेज से यू गेट द गवर्नमेंट व्हाट यू डिजर्व। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जब लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि साहब कांग्रेस ये कांग्रेस वो, आखिर कांग्रेस को चुनता कौन रहा? 65 साल उनकी सरकार किसने बनवाई? हम ही भारतीयों ने बनवाई। अपनी उंगलियों को दोष, ठीक है, हमने होश संभाला होगा, लेकिन हमारी ठीक पीछे वाली पीढ़ी ने लगातार बनाया ना, हमारे ही देश की सरकार थी ना। तो सवाल ये उठता है सर। अब एक सेकंड, आपने जो एक बात बोली कि राहुल गांधी बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं और अब इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ठीक है हाँ, ना? तो राहुल गांधी ने देखा जाए तो 3 लड़ाइयों की घोषणा करी है। अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो तो राजनीतिक लड़ाई है, होनी भी चाहिए, मंथन होना चाहिए खूब विचारों लड़े, का। मजा आएगा। जितनी बिल्कुल सर। लड़ाई होगी मजा आएगा। हमारे जितने यूट्यूब वाले मित्र हैं उनको तमाशा मसाला मिलेगा ट्वीट करने का, कमाई का, अच्छी बात है। संघ से क्यों लड़ाई है? संघ तो राजनीतिक संगठन नहीं है भाई। बीजेपी का थिंक टैंक है लेकिन राजनीतिक संगठन तो नहीं है। संघ के लिए मैं भी उतना ही प्रिय हूं जितने आप हैं, भले ही आप समाजवादी पार्टी के हो, ठीक। संघ के लिए राहुल गांधी ने इसलिए बोला क्योंकि संघ बहुत कुछ काम कर रहा है दिल्ली में और जगह चुनावों के लिए। जो संघ ने सीख ली है, 2 साल में 1 बार चुनाव होता है, 2 साल में 1 बार चुनाव होता है। 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 2 साल में 1 बार चुनाव होता
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं उनको जो अकल ठिकाने लगी है, उसके बाद जो संघ ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, और राहुल गांधी जानते हैं कि संघ अगर काम करता है तो उनके बाप दादा भी नहीं जीत सकते। तो और ये उन्होंने देख लिया महाराष्ट्र में। तो यही कारण है राहुल गांधी ने संघ से घोषणा करी। अब इंडियन स्टेट क्या है? इंडियन स्टेट में इंडियन बिजनेसेस आते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। इन्होंने हिट मारा था अडानी को, हिंडनबर्ग के दरवाजे बंद हो गए, दुकान बंद हो गई। तो इनका वो ट्रम्प आज सारे मुंह छुपा के घूम रहे हैं, क्योंकि इनके पत्रकार और इनके नेता किसी के पास जवाब नहीं है। हिंडनबर्ग बंद हो गया, जिसकी रिपोर्ट को इन्होंने बाइबल समझा था, वो रिपोर्ट बनाने वाला ही दुकान छोड़ के भाग गया। इनका हिट है अडानी पे, इनका हिट है भारत के इंडियन स्टेट का मतलब है इनका हिट है भारत के व्यापारियों पे। फिर इनका हिट है भारत की फौज पे। क्यों भारत की फौज पे? क्योंकि अंडमान निकोबार में जो ट्राई स्टेट है वहां पर जो कार्य चल रहा है, कार्य का डिटेल मैं यहाँ नहीं बता सकता पब्लिक में, लेकिन उसकी वजह से जो थ्रेट है वो चाइना थ्रेट जो न्यूट्रलाइज करा गया है, साउथ चाइना सी को इवेंट फ्री करा गया है उसकी इंडियन नेवी की प्रेजेंस की वजह से और इंडियन नेवी का एक्सपेंशन की वजह से। क्योंकि इंडियन नेवी के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ही गलवान की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो आपकी आर्म फोर्सेस हो गई। जुडिशरी अब इनके पच्चीनों पे नहीं चल रही है। जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है। जुडिशरी चाहे चंद्रचूड़ साहब ने जितना भी अपने टेन्योर में काम करा उसको एक्सटेंशन दिया है आज की जुडिशरी ने, और एक्सटेंशन दे रहे हैं, और इसमें समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे लोअर कोर्ट तक चीजें सुधरेंगी। और आप भी जानते हैं इन चीजों में वक्त लगता है, ये एक दिन का या एक ट्रांसफर और पोस्टिंग से काम नहीं होता है। उधर आपने विजुअल देखे हैं कि जहां रथ यात्रा में पुलिस अफसर गदा लेके भी चलते हैं। तो ये और सबसे बड़ा हिंदू जग रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो सब बदल रही है। और मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि इन सबको बदलने के लिए, इंक्लूडिंग योर एजुकेशन सिस्टम, इन सबको बदलने के लिए एक साइकिल होता है 10 से 15 साल का। तो जब राहुल गांधी बोलते हैं कि आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, मीन्स ही इज फाइटिंग द जुडिशरी हु इज नॉट लिसनिंग टू हिम. He is fighting the armed forces where the army chief today jointly do a puja along with the defense minister in a mandir. They are fighting the education system because education system is getting changed. Aryan theory को हटा दिया गया NCERT की बुक से. They are fighting the bureaucracy because bureaucracy is one जो आज जाके नसमस्तक होती है साधु संतों के आगे और इंश्योर करती है कि कुंभ मेला सुचारू रूप से चले और सब सकुशल घर वापस आस्था के साथ वापस जाए। तो राहुल गांधी का इंडियन स्टेट का अर्थ इन सारी संस्थाओं से लड़ना है, जिन संस्थाओं को इन्होंने जिस तरह रावण ने अपने राज्य में कुबेर को बांध के रखा हुआ था, राहुल गांधी का परिवार और उनकी माता जी ने और उनके परिवार ने पिछले 70 साल से जिस तरह भारत को और भारत की संस्थाओं को अपने राज सिंहासन के एक पैर के नीचे बांध के रखा हुआ था, वो धीरे धीरे खुल रहा है, वो धीरे धीरे आजाद हो रहा है। तो राहुल गांधी की लड़ाई किससे होगी? भारत स्टेट से। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और सच कहें दर्शकों, गौरव जी के साथ जब भी मैं किसी विषय पे बात करता हूं तो थिराए हुए विषय पे बात करता हूं, आराम से बात करता हूं, खेती आराम से काटता हूं, ठंडा करके चर्चा करता हूं ताकि ये बात आप तक पहुंचे। 4 मरे 5 घायल वाली चर्चा हम प्रारब्ध के इस मंच पर कम से कम गौरव जी के साथ तो बिल्कुल नहीं करते, अवॉइड करते हैं। पिछले 40 मिनट में गौरव जी ने बदलते कश्मीर से लेके और अंडमान निकोबार तक एक व्यापक बदलाव जो भारत में आ रहा है और राहुल गांधी
जैसे लोगों की ये तिलमिलाहट, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बदलता भारत, उमर अब्दुल्ला जैसे लोग और उनका खानदान जो कश्मीर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, कश्मीर संवारने पर मजबूरी से ही सही, लेकिन अब उसे ये करना पड़ेगा। तो सच कहें, राहुल गांधी के लिए एक सशक्त भारत अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी के लिए एक ऐसा भारत जो समस्या में हो, एक ऐसा भारत जो कमजोरी से जूझ रहा हो, इसलिए राहुल गांधी की ये बेचैनी है और वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, लड़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन इरादे उनके खुद। एक बात मैं और बोल बिल्कुल दूं, साहब। जब राहुल गांधी की बात आई है और हमने थोड़ा व्यापक रूप से चर्चा करी है, जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, सबसे पहले जब हिट जॉब हुई थी, तब मैंने लोगों को बोला था कि अडानी का शेयर नीचे गिर रहा है, जितना खरीदना है खरीद लो। लोगों ने मेरी बात पे डाउट करा, हिंडनबर्ग को करा, और मैंने कहा हिंडनबर्ग बिस्तर बांध के एक दिन निकल जाएगा। उसका कारण था, और कारण ये था कि चाहे हिंडनबर्ग हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे 10 जनपद हो, या बहुत से कांग्रेसी नेता हो, या आम आदमी पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल हो, और बहुत सारे, ये सब एक कबाल के लिए काम करते हैं। जब अमेरिका में अब सत्ता बदली, और सत्ता बदलने के साथ ये साबित हो रहा है कि जितनों ने मिसयूज करा है सत्ता को, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे कोई और हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर का तो सुधार हो ही गया, फेसबुक का सुधार हो रहा है, ये जो सड़क छाप फैक्ट चेकर हमारे देश में पैदा हो गए थे, उनकी दुकानें बंद हुई हैं। ऐसे ही अब नंबर था हिंडनबर्ग के भागने का, और लोग कहते हैं कि हिंडनबर्ग कुछ और रूप में आएगा, कुछ नए पब्लिकेशन के साथ आएगा। तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन सवाल वो है कि राहुल गांधी ने अडानी को हिट क्यों करा। यानी अब पहली चीज तो एक साबित होती है कि हिंडनबर्ग और राहुल गांधी एक ही टीम के 2 मेंबर हैं, जिनको टारगेट दिया गया था कि आप हिंडनबर्ग तुम रिपोर्ट लिखाना, और राहुल गांधी और उसका गैंग रिपोर्ट में पब्लिक मीडिया में भारत तमाशा में खड़ा हिट। कर। लेकिन सवाल ये कि अडानी क्यों, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अडानी को हिट इसलिए नहीं करा गया कि अडानी ने कांग्रेस को पैसे नहीं दिए, उनके पार्टी फंड में पैसे कम दिए, या सनातनी बिजनेसमैन है, या कुछ और है। अडानी को केवल एक कारण से हिट करा जाता है, क्योंकि अडानी का शिपिंग बिजनेस, पोर्ट बिजनेस दुनिया भर में एक्सपेंड है। अगर आप इजराइल के हाइफा से लेके ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट तक जाएंगे और अडानी के पोर्टों को मैप करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अडानी ने भारत सरकार के बिहाफ पे, या नेवी, सही बात बोलें तो नेवी के बिहाफ पे चक्रव्यूह रचना भारतीय नेवी के लिए कैसे करी। तो इससे दुख किसको बिल्कुल होगा? सर, बिल्कुल इससे साहब, दुख इसके चाइना को और कबाल को। बिल्कुल। और राहुल गांधी और उनका परिवार चाइना से कैसे रिश्ते रखता है, कबाल से कैसे रिश्ते रखता है, ये अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी की हरकतें खुद बताती हैं, उनके इकोसिस्टम की हरकतें खुद बता रही हैं। गौरव जी, आज आपने एक सम्यक दृष्टि से जम्मू कश्मीर से शुरू करके और आप इजराइल तक गए, इसमें आपने व्यापक अर्थों में सारी चर्चा को समेटा। हमें लगता है कि दर्शकों तक यह बात बहुत गहरे बैठी, जैसे हमेशा बैठती रहती है वैसे ही बैठेगी। गौरव जी, प्रारब्ध की तरफ से, हमारी तरफ से समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ ये पूरी चर्चा अब आपके सामने है, आराम से सुनिएगा इसे और इस पर नजर डालिएगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, जल्दीबाजी में ऐसा कुछ नहीं होता। गौरव जी, एक बार फिर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।